नमस्कार और काफी ऊर्जावान चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 1 मार्च से 8 मार्च 2026 के बीच की सूचनाओं का एक बहुत ही शानदार खजाना है। और हम हर विषय को बराबर समय देंगे ताकि कोई भी जरूरी पहलू छूट ना जाए। जी, सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार की बात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2026-27 के बजट में एक योजना की घोषणा की थी। हाँ, जिसे अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने लॉन्च कर दिया है। और इसका नाम है पात्र निर्माता आयातक योजना, है ना? जी, एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर स्कीम। पहली नजर में ये नाम बहुत तकनीकी लग सकता है। तकनीकी जरूर है, लेकिन मुझे लगता है इसका असर बहुत सीधा और बड़ा होने वाला है। एकदम सही। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश के जो विश्वसनीय निर्माता हैं उन्हें आयात करते समय वित्तीय लचीलापन देना है। अभी तक होता ये था कि अगर आपने विदेश से कच्चा माल मंगाया है तो उसे बंदरगाह से निकालने के लिए आपको तुरंत कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता था। यानी अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरा लाखों करोड़ों रुपया तो तुरंत कस्टम विभाग के पास ब्लॉक हो जाता था। बिल्कुल, लेकिन इस नई योजना के तहत अब ऐसा नहीं होगा। निर्माता अपना आयातित माल तुरंत क्लियर कराकर अपनी फैक्ट्री ले जा सकते हैं और उत्पादन शुरू कर सकते हैं। हाँ, कस्टम ड्यूटी तो देनी होगी, लेकिन तुरंत नहीं। वे इसका भुगतान बाद में मासिक आधार पर या एक मुश्त कर सकते हैं। ये तो कुछ क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल जैसा हो गया। सामान आज ले लो और बिल महीने के अंत में चुकाओ। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। इससे कंपनियों का वर्किंग कैपिटल बचेगा, जिसे वे व्यापार बढ़ाने या कच्चा माल खरीदने में लगा सकती हैं। मतलब कंपनियों का कैश फ्लो बहुत सुधर जाएगा। लेकिन क्या इसमें कोई शर्त भी है? हाँ, यहाँ एक बड़ी शर्त है। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं निर्माताओं को मिलेगी जिनका GST रिकॉर्ड एकदम साफ और बेहतरीन है। तो कुल मिलाकर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। बिल्कुल। व्यापार में डेटा और रिकॉर्ड का साफ होना कितना जरूरी है, ये इस योजना से साफ हो जाता है। और अगर हम बड़े स्तर पे डेटा की बात करें तो भारत में जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन अभियान शुरू होने वाला है। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए नई दिल्ली में 2 शुभंकर लॉन्च किए हैं। एक महिला शुभंकर जिसका नाम प्रगति है और एक पुरुष शुभंकर जिसका नाम विकास है। ये जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है। श्रोताओं को बता दें कि ये भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति ये है कि ये पूरी तरह से डिजिटल होगी। कागज और पेन का युग अब पीछे छूट रहा है। और ये जो प्रगति और विकास शुभंकर है, इन्हें सीडैक ने विकसित किया है ना? जी, सीडैक ने ही, ताकि लोगों को इस नई डिजिटल प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जा सके। लेकिन इतने बड़े देश की डिजिटल जनगणना, इसके लिए तो मैन पावर की भारी जरूरत होगी। गांव-गांव तक डिजिटल टूल ले जाना कोई आसान काम नहीं है। इसी वजह से इसका पैमाना इतना विशाल रखा गया है। इस प्रक्रिया में करीब 34 लाख कर्मचारी भाग लेंगे। 34 लाख? और ये 2 चरणों में होगा शायद? हाँ, पहला चरण अक्टूबर 2026 में शुरू होगा और दूसरा चरण मार्च 2027 में। पूरी तरह से डिजिटल होने का मतलब है कि डेटा का विश्लेषण बहुत तेजी से होगा और सरकारी योजनाओं को लागू करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। यानी तकनीक के जरिए इंसानों की गिनती और उनका जीवन स्तर सुधारने की तैयारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तकनीक का इस्तेमाल अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। आप आंध्र प्रदेश की उस अनोखी खबर की बात कर रही हैं? बिल्कुल। वहाँ वन्य जीवों और इंसानों के बीच के टकराव को कम करने के लिए डिप्टी CM पवन कल्याण ने प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट हनुमान का कॉन्सेप्ट वास्तव में भविष्य की झलक दिखाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि हाथी या अन्य जानवर गांव में आ गए और जान माल का काफी नुकसान हुआ। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट के तहत जंगल से लगे गांव की सीमाओं पर एडवांस CCTV कैमरे और सेंसर लगाए जाएंगे। रुकावट के लिए माफी, लेकिन क्या ये कैमरे इंसान और जानवर के बीच का फर्क खुद समझ लेते हैं? जी हाँ, यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये सेंसर जानवरों की आवाजाही को भांप लेते हैं और उनके गांव में घुसने से पहले ही ग्रामीणों को एक अर्ली वार्निंग भेज देते हैं ना? एकदम सही। ये सिर्फ जानवरों को दूर रखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह दोनों के सह अस्तित्व को सुरक्षित बनाने का एक तकनीकी प्रयास है। ये तो वाकई स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा मैंने पढ़ा था कि अगर दुर्भाग्यवश किसी वन्य जीव हमले में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मुआवजे की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले ये मुआवजा 5 लाख रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तकनीक से कैसे जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है।
लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर ना तकनीक और आधुनिक जीवन शैली कभी कभी हमारे लिए खतरे भी पैदा कर रही हैं। आप लंदन के विश्व मोटापा महासंघ की रिपोर्ट की तरफ इशारा कर रही हैं। जी, विश्व मोटापा एटलस 2026 के बच्चों में मोटापे के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। चीन पहले और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। इन आंकड़ों के पीछे जो सच्चाई है वो बहुत ही चिंताजनक है। अगर हम संख्या की बात करें तो भारत में 5 से 9 वर्ष की आयु के 1.49 करोड़ बच्चे और 10 से 19 वर्ष की आयु के 2.64 करोड़ किशोर इस समस्या से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर 41 मिलियन बच्चों का BMI सामान्य से अधिक है और 14 मिलियन बच्चे तो सीधे मोटापे का शिकार हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी हेल्थ केयर व्यवस्था के लिए एक जलता हुआ टाइम बॉम्ब है। बिल्कुल सही कहा आपने। बचपन का मोटापा कोई आम बात नहीं है। ये भविष्य में डायबिटीज, हृदय रोग और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों की नींव रख रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण अमेरिकी देश चिली को कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी से मुक्त घोषित कर दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ी वैश्विक उपलब्धि है। कुष्ठ रोग, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हैंसन रोग भी कहते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से होता है। यहाँ एक पेंच है। क्या किसी देश को अचानक से ये सर्टिफिकेट मिल जाता है या इसके पीछे दशकों की मेहनत होती है? इसके पीछे दशकों की सख्त निगरानी होती है। चिली में 1993 के बाद से कुष्ठ रोग का कोई भी स्थानीय मामला सामने नहीं आया है। मतलब पिछले 30 से ज्यादा सालों से वहाँ ये बीमारी नहीं फैली, तब जाकर WHO ने ये दर्जा दिया है। वैसे श्रोताओं को याद होगा कि वैश्विक स्तर पर 2024 में जॉर्डन पहला देश बना था जिसने ये उपलब्धि हासिल की थी। संयुक्त राष्ट्र महिला 2026 रिपोर्ट के आंकड़े दुनिया भर में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन केवल 64% कानूनी अधिकार ही प्राप्त हैं। ये 64% का आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है कि आज भी दुनिया के किसी भी देश में पूर्ण कानूनी समानता मौजूद नहीं है। अगर हम इस असमानता की जड़ों में जाएं, तो रिपोर्ट बहुत ही डरावनी हकीकत बयां करती है। दुनिया के लगभग 54% देशों में बलात्कार की परिभाषा अभी भी सहमति पर आधारित नहीं है। ये तो सीधे-सीधे न्याय प्रणाली की विफलता है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, 75% देशों में बाल विवाह आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो 44% देशों में समान वेतन का कोई कानून नहीं है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वैश्विक पटल पर यह असमानता निराशाजनक जरूर है, लेकिन भारत से एक ऐसी खबर आई है जो इसी असमानता को मिटाने की दिशा में एक बड़ी उम्मीद जगाती है। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने अपनी विमेक ऑफ द ईयर 2026 सूची में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता सफीना हुसैन को शामिल किया है। सफीना हुसैन का काम ये साबित करता है कि अगर जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाएं तो तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने साल 2007 में एजुकेट गर्ल्स नाम के संगठन की नींव रखी थी। उनका एक ही लक्ष्य था, उन ग्रामीण लड़कियों को वापस स्कूल तक लाना जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और इस संगठन ने अब तक 20 लाख लड़कियों को वापस शिक्षा से जोड़ा है। 2025 में एजुकेट गर्ल्स को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सफीना हुसैन की एक बहुत प्रसिद्ध किताब भी है ना, एवरी लास्ट गर्ल, अ जर्नी टू एजुकेट इंडियाज फॉरगॉटन डॉटर्स। जी, ये किताब उनके इसी संघर्ष और सफलता की कहानी है। ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले ऐसे ही लोग हमारे असली लीडर हैं। अब लीडरशिप की बात चली है तो देश के संवैधानिक और प्रशासनिक नेतृत्व में हुए कुछ बड़े बदलावों पर भी नजर डाल लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कई राज्यों के राज्यपालों की नई नियुक्तियां और तबादले किए हैं। इन नियुक्तियों को समझने से पहले थोड़ा संवैधानिक संदर्भ समझना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक बहुत ही अहम कड़ी होता है। शिव प्रताप शुक्ला जी को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे पहले हिमाचल प्रदेश में थे और विष्णुदेव वर्मा जी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है, जो इससे पहले तेलंगाना की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा नंद किशोर यादव जी को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, जो अपने सैन्य अनुभव के लिए जाने जाते हैं, उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। सिर्फ राज्य ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में भी बदलाव हुए हैं। विनय कुमार सक्सेना जी, जो पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे, अब उन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और उनकी जगह पर अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू जी को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल है।
कूटनीतिक और सैन्य पृष्ठभूमि वाले लोगों को अहम राज्यों की जिम्मेदारी देना एक खास प्रशासनिक रणनीति की ओर इशारा करता है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र में इस 15 सदस्य स्थायी समिति की भूमिका बहुत गहरी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को संसद में अपनी बात रखने की पूरी आजादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो एक तरह से ये समिति संसद के अंदर एक इन हाउस कोर्ट या अनुशासन कक्ष की तरह काम करती है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। अगर कोई सांसद अपने इन विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है या संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो ये समिति उस मामले की जांच करती है और ये सुनिश्चित करती है कि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। नियम और कानून तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे देश की असली पहचान उसकी संस्कृति और त्योहारों से भी है। अब हम महाराष्ट्र के जालना जिले में चलते हैं, जहाँ 1380 साल पुराना हट्टे रसाला महोत्सव मनाया जाता है। ये हर साल होली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है, जिसे धूलिवंदन कहते हैं। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें सत्ता का एक व्यंग्यात्मक जश्न मनाया जाता है। मजेदार बात यह है कि इस दिन समुदाय का एक आम आदमी राजा बन जाता है और दूसरा प्रधानमंत्री। और फिर उस प्रतीकात्मक प्रधानमंत्री को हाथी यानी हट्टी की सवारी कराते हुए पूरे शहर में शाही जुलूस निकाला जाता है। एक दिन के लिए ही सही, एक आम आदमी सत्ता के सर्वोच्च शिखर का अनुभव करता है। सच में हमारी सांस्कृतिक विविधता कमाल की है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलियन ने आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। मात्र 33 गेंदों में शतक। यह बारी T20 क्रिकेट के विकास को दर्शाती है कि खेल कितना आक्रामक हो चुका है। एलन ने क्रिस गेल के 2016 में बनाए गए 47 गेंदों के शतक के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। और ये ऐतिहासिक पल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आया, जहां न्यूजीलैंड ने यह मैच 9 विकेट से जीत लिया। ये 2026 का T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित कर रहे हैं। ये इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है, जिसमें कुल 20 टीमें हैं और पूरे टूर्नामेंट में 55 मैच खेले जा रहे हैं। 33 गेंदों में शतक सोचकर ही रोमांच आता है। बिल्कुल। 2025-26 के इस 91वें रणजी ट्रॉफी सीजन में जम्मू कश्मीर की टीम ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने फाइनल में 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को हराया है। हुबली के KSCA स्टेडियम में, यानी कर्नाटक के ही घरेलू मैदान पर जाकर उन्हें हराना ये कोई छोटी बात नहीं है। एकदम सही। जम्मू कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने जिस तरह से अपनी टीम को लीड किया और उनके सामने कर्नाटक के अनुभवी कप्तान मयंक अग्रवाल थे, ये मुकाबला वाकई देखने लायक था। पारस डोगरा का नेतृत्व ही उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण बना। और हाँ, हमें आकिब नबी के प्रदर्शन को नहीं भूलना चाहिए, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वाकई ये एक ऐसी जीत है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अब अगर हम क्रिकेट के मैदान पर ही एक और बड़ी खबर की ओर चलें। आप ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की कप्तान एलिसा हीली की बात कर रही है ना? हाँ, दिग्गज कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने अपने वनडे करियर को अलविदा कह दिया है। भारत के खिलाफ खेला गया ये मैच उनका आखिरी वनडे था और उन्होंने इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह खत्म किया। तस्मानिया के बिलेरी वॉल में अपनी अंतिम पारी में उन्होंने सिर्फ 98 गेंदों पर 158 रनों की जो तूफानी पारी खेली, वो उनके आक्रामक खेल का एक परफेक्ट उदाहरण है। कमाल के आंकड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में भारत को 3-0 से हरा दिया। 2023 में उन्होंने कप्तानी संभाली थी और वो उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का अहम हिस्सा रही हैं जिन्होंने 8 बार वर्ल्ड कप जीता है। इतने लंबे समय तक विकेट कीपिंग करना, ओपनिंग बल्लेबाजी करना और फिर कप्तानी का दबाव, ये कोई आसान काम नहीं है। हीली का जाना एक युग का अंत जैसा है। बिल्कुल। तो एक और पूर्व भारतीय एथलीट सुर्खियों में है, सानिया मिर्जा। हाँ, भारत की पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को द डर्मा कंपनी ने अपनी सनस्क्रीन कैटेगरी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाँ, पहली नजर में लग सकता है कि एक टेनिस खिलाड़ी और स्किन केयर ब्रांड का क्या कनेक्शन है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की मार्केटिंग रणनीति देखें तो ये बहुत सटीक फैसला है। क्योंकि सानिया मिर्जा आउटडोर खेल और कड़ी धूप में लगातार संघर्ष करने का प्रतीक है। एकदम सही। जब एक ऐसा एथलीट जिसने अपना पूरा जीवन धूप में टेनिस कोर्ट पर बिताया हो, वो एक सनस्क्रीन को प्रमोट करता है, तो उसमें एक स्वाभाविक प्रामाणिकता आ जाती है। और सानिया की अपील सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। वो 2015 में महिला डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण भी मिल चुके हैं।
साथ ही वो तेलंगाना राज्य की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। द डर्मा कंपनी के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। और जब हम बचाव और सुरक्षा की बात कर ही रहे हैं तो हम हाल ही में पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर से एक बहुत ही अहम HPV टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत में महिलाओं में होने वाला ये दूसरा सबसे आम कैंसर है। यहाँ सबसे आकर्षक पहलू ये है कि हम अब इलाज से ज्यादा रोकथाम पर फोकस कर रहे हैं। हर साल इसके लगभग 1.5 लाख नए मामले सामने आते हैं। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। और अगर सही उम्र में इसका टीका लगा दिया जाए तो इस कैंसर को लगभग पूरी तरह से रोका जा सकता है। सरकार ने हर साल 14 वर्ष की करीब 1.5 करोड़ लड़कियों को ये वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए जिस वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है वो है अमेरिकी कंपनी मर्क की गार्डासिल 4। इतने बड़े पैमाने पर 1.5 करोड़ लड़कियों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये भविष्य के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य के बाद अगर हम अपने बहुत ही दिलचस्प पहल सामने आई है जिसका नाम है जीरो प्राइस। अक्सर हम देखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ रिपोर्ट छपती हैं, जमीन पर कुछ नहीं बदलता। इसी को सुलझाने के लिए बैंगलोर के स्कूल ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस ने ये नया अवार्ड शुरू किया है। और इसके तहत कुल 5 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है ना? जी हाँ, इसमें हवा, पानी और जमीन के प्रदूषण को कम करने वाले 3 अलग-अलग ग्राउंड लेवल इनोवेशंस को 1-1 करोड़ रुपए के 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। यानी अब सिर्फ कागजों पर वादे करने से काम नहीं चलेगा, इनोवेशन को असल जिंदगी में काम करते हुए दिखाना होगा। बिल्कुल। और जब हम जमीन पर काम करने की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बहुत ही रोमांचक खबर आई है। हाँ, अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 9 नए चीते लाए गए हैं। ये भारत के प्रोजेक्ट चीता का अगला चरण है। 1952 में भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फिर 2022 में नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। और अब इन 9 नए चीतों के साथ कूनो में इनकी कुल संख्या 48 हो गई है। भविष्य में इनमें से कुछ चीतों को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट करने की योजना है, ताकि कूनो में उन्हें पर्याप्त जगह मिल सके। लेकिन जहां एक तरफ चीतों को लेकर अच्छी खबर है, वहीं मध्य प्रदेश से ही एक बेहद दुखद खबर भी है। हाँ, मैंने पढ़ा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अवैध बिजली के तारों की चपेट में आने से 8 बाघों की मौत हो गई है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर। बांधवगढ़ भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। और NTCA की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मौतें मध्य प्रदेश में ही हुई हैं। एक तरफ हम चीतों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने जंगलों में बाघ साधारण बिजली के तारों से मर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये सच में सोचने वाली बात है। चलिए अब हम अपनी चर्चा को पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा की तरफ ले चलते हैं। वहां भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अगरतला में लॉन्च किया। ये नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का हिस्सा है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, टी-नेस्ट सेंटर। ये नए स्टार्टअप्स के लिए एक इंक्यूबेटर का काम करेगा और राज्य के 8 जिलों में नए इनोवेशन सेंटर भी खुलेंगे। इनोवेशन का फायदा तभी है जब वो हर हिस्से तक पहुंचे। और अगर हम इनोवेशन को भारी उद्योगों के नजरिए से देखें तो नई दिल्ली में 16 और 17 अप्रैल को पहला भारत स्टील शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन का फोकस ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल पर है। ग्रीन स्टील का मतलब है कोयले की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना। भारत में 2030 तक 300 मिलियन टन और 2035 तक 400 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इतनी भारी मात्रा में स्टील बिना स्वच्छ तकनीक के बनाना पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। नई दिल्ली की बात हो ही रही है तो 5 से 7 मार्च तक नई दिल्ली में 11वां रायसीना डायलॉग भी आयोजित हो रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर मिनी दावूस कहा जाता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन करते हैं। और इस बार फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि हैं। ये मंच भारत की विदेश नीति की बढ़ती ताकत को दिखाता है। कूटनीति से अगर हम तकनीक की दुनिया में चलें तो स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 आयोजित हो रहा है। ये GSMA द्वारा आयोजित 37वां संस्करण है। भारत की ओर से प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। इस इवेंट का मुख्य फोकस 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर है।
बार्सिलोना में भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और इस तकनीकी भविष्य को चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। गेल लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। उन्होंने संदीप कुमार गुप्ता की जगह ली है और उनके पास 35 सालों का अनुभव है। गेल 1984 में स्थापित एक महारत्न कंपनी है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आती है। एनर्जी ट्रांजिशन के इस दौर में ये नियुक्ति बहुत अहम है। तकनीक, उद्योग और ऊर्जा एक साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे 1989 से इस पद पर थे। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव है। ऐसे समय में अयतुल्लाह अली रिजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर चुना गया है। हम यहाँ सिर्फ तथ्यों को सामने रख रहे हैं। वैश्विक स्थिरता के लिए यह समय बहुत संवेदनशील है। बिल्कुल, कूटनीति के इन फैसलों पर दुनिया की नजर रहेगी। चलिए इस बहुत ही शानदार किताब के साथ समाप्त करते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने एक नई किताब लॉन्च की है, महात्मा, ए ग्रेट कम्युनिकेटर। इसके लेखक ऑल इंडिया रेडियो के एडीजी धीरज काकड़िया हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये किताब आज के डिजिटल दौर में एक बहुत बड़ा सबक देती है। महात्मा गांधी के पास सोशल मीडिया या 5G तकनीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी बेहतरीन संचार शैली से पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया। तकनीक सिर्फ माध्यम है, असली ताकत आपके संवाद में होती है। इसी विचार के साथ हम आज के सफर के अंत पर पहुंच गए हैं। हमने बातों ही बातों में कितनी दूरियों को नाप लिया। जम्मू कश्मीर की रणजीत जीत से लेकर एलिसा हीली की विदाई तक, 1.5 करोड़ लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन, जीरो प्राइज, कूनों के चीते और बांधवगढ़ के बागों तक, और त्रिपुरा का इनोवेशन मिशन, दिल्ली का भारत स्टील सम्मेलन, रायसीना डायलॉग, बार्सिलोना का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, गेल के नए सीएमडी, ईरान के नेतृत्व परिवर्तन से लेकर महात्मा गांधी की किताब तक। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ खबरें नहीं हैं। बिल्कुल, ये एक ब्लूप्रिंट है कि हमारी दुनिया किस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज के इस डीप ड्राइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसी ही चर्चाओं के साथ हम फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा।